नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आपका ब्लूमिंग माइंड क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्वालामुखी वॉल्केनो के विषय में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आपने ज्वालामुखी के विषय में पहले ही पढ़ा है तो आपका काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़कर काफ़ी अच्छा लगेगा और अच्छी जानकारी भी, संपूर्ण जानकारी आपको वॉल्केनो के विषय में मिलने वाली है। तो आप लोग जो है कि पूरा वीडियो को देखिएगा। ज्वालामुखी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भूपर्पटल पर किसी छिद्र के द्वारा पृथ्वी के अंदर के मैग्मा, राख और जो भी जलवाष्प होता है उसका पृथ्वी के बाहर आना ही ज्वालामुखी की प्रक्रिया कहलाता है। अब जो लावा पृथ्वी के अंदर द्रव अवस्था में रहता है, जब वह पृथ्वी के बाहर आता है तो उसको मैग्मा कहा जाता है। और इसके बाद में जो जलवाष्प, ज्वालामुखी की प्रक्रिया में जो जलवाष्प पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 60 से 90% तक जलवाष्प होता है। और इसके बाद में और गैसें होती हैं। गैसों के रूप में आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन होता है और इसके बाद में आपका होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए, ये जो ज्वालामुखी होते हैं यह आपका एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो इसको रोका नहीं जा सकता, ज्वालामुखी को रोका नहीं जा सकता। जबकि यदि हमें पहले से जानकारी हो जाती है कि ज्वालामुखी फटने वाला है तो उससे पहले जो उसके आसपास इलाके होते हैं उसके आसपास के लोगों को थोड़ा सा कुछ दूरी पर दूसरे जगह पे कुछ दिनों के लिए आपका उनको सेटल कर दिया जाता है। और इसके बाद में देखिए, जो भी आपका प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं वो अपने तौर तरीके से होती रहती हैं, लेकिन यदि हम मानवीय कार्यों को बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब हम लोग क्या है, विकास के लिए ज़्यादा कार्यों को करते हैं, घर बना रहे हैं भारी भारी मात्रा में, और इसके बाद में और भी ढेर सारे कार्य कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये मतलब अपना विकराल रूप धारण कर लेती हैं और जिसके कारण जनधन की भारी मात्रा में हानि होती है। तो हमें जो भी प्रकृति है उसको मद्देनज़र रखते हुए सभी कार्यों को करना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद में बात करते हैं कि ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी के अंतर्गत आपका जो भी पृथ्वी का क्रस्ट है, भूपर्पटी है, देखिए पृथ्वी का जो परत है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका क्रस्ट होता है भूपर्पटी या क्रस्ट, दूसरा होता है आपका मेंटल होता है और तीसरा आपका होता है कोर होता है। तो इस तरीके से जो पृथ्वी का भूपर्पटल का मतलब पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसमें जब एक छिद्र होता है तो छिद्र के माध्यम से पृथ्वी के अंदर का जो लावा पृथ्वी के बाहर आता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है ज्वालामुखी की प्रक्रिया। यही लावा यदि बाहर आ जाता है तो इसको मैग्मा कहा जाता है। और इसके बाद में जो आपका ज्वालामुखी होता है तो इसमें एक शंक्वाकार आकृति का निर्माण होता है, तो इस शंक्वाकार आकृति के मुंह को कहा जाता है क्रेटर कहा जाता है। और इसके बाद में इसमें यदि जो क्रेटर है ये आपका यदि वाटर से, पानी से फिल हो जाए, भर जाए, तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। मैं झील वाले लेक्चर में बताया हूं कि भारत की एकमात्र ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित झील क्रेटर झील है, जिसको रंग बदलने वाली झील कहा जाता है, जिसका नाम है लोनार झील। तो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग भारत की प्रमुख झीलों के विषय में जानकारी वहां से ले लीजिएगा। तो भारत की जो लोनार झील है उसको क्रेटर झील अर्थात ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित झील कहा जाता है और इसको रंग बदलने वाली झील भी कहते हैं। अब देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ज्वालामुखी के विषय में पहले बता दिया कि पृथ्वी के भूपर्पटी पर एक ऐसा छिद्र जिससे पृथ्वी के अंदर की जलवाष्प, गैस, राख, लावा बाहर आता है, इसको ज्वालामुखी कहा जाता है। और इसके बाद में जो उसमें जलवाष्प होता है, जलवाष्प की मात्रा 60 से 90% होती है। फिर गैस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। फिर बाद में बात करते हैं कि मैग्मा, जब लावा पृथ्वी के बाहर आता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है। और पृथ्वी के अंदर के लावा के ठोस होने से, पृथ्वी के अंदर के लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को प्लूटानिक चट्टान कहा जाता है। और एक चीज लिख लीजिएगा कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप
अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। देखिए जो चट्टानें होती हैं वो आपका 3 प्रकार की होती हैं। एक अग्नेय चट्टान होता है, एक अवसादी चट्टान होता है, एक आपका रूपांतरित चट्टान होता है। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कह देते हैं। जो रूपांतरित या कायांतरित चट्टान होती है वह अग्नेय और अवसादी चट्टानों से मिलकर बनी होती है। फिर देखिए बाद में बात करते हैं कि यदि जो मैग्मा, जो लावा पृथ्वी के बाहर आ रहा है तो आपका उसको मैग्मा कहा जाता है। तो यदि मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक है तो ज्वालामुखी का जो विस्फोट होगा काफ़ी तीव्र ध्वनि के साथ होगा, मतलब ज्वालामुखी में विस्फोटक उद्गार होगा। यदि उसी मैग्मा में सिलिका की मात्रा कम है तो जो ज्वालामुखी का उद्गार होगा वो शांतिपूर्ण रूप से होगा। फिर बाद में बात करते हैं कि यदि मैग्मा का गुंबद रूप में जमाव होता है तब उसे कहा जाता है बैथोलिथ। इस तरीके से गुंबद के रूप में यदि जमा हो गया मैग्मा का तो इसको बैथोलिथ कहा जाता है। और जब इनके कणों का आकार बड़ा हो जाता है तो इसको ग्रेनाइट कहा जाता है। और इसके बाद में बात करते हैं कि अवसादी चट्टान में मैग्मा का उत्तल ढाल, उत्तल का मतलब उभरा हुआ, जो इस तरीके से अवसादी चट्टान में मैग्मा का उत्तल ढाल लैकोलिथ कहलाता है। और इसके बाद में अवतल बेसिन में लावा का जो जमाव होता है उसको लोपोलिथ कहा जाता है। फिर बाद में बात करते हैं कि फैकोलिथ क्या होता है। तो मोड़दार पर्वत के उठान व ढलान में मैग्मा के जमने से निर्मित जो आकृति होती है उसे फैकोलिथ कहा जाता है। यहाँ पे देखिए हम लोग समझेंगे लैकोलिथ के विषय में, लैकोलिथ क्या होता है और इसके बाद में लेपोलिथ क्या होता है और इसके बाद में समझेंगे यहाँ पे आपका फैकोलिथ क्या होता है। तो देखिए लैकोलिथ का मतलब होता है कि आपका जो भी अवसादी चट्टान होता है तो अवसादी चट्टान में मैग्मा का जो उत्तल जो जमाव होता है उसको कहा जाता है लैकोलिथ कहा जाता है। और इसके बाद में अवतल बेसिन में मैग्मा का जो जमाव होता है उसे लैपोलिथ कहा जाता है। फिर बाद में बात करते हैं कि फैकोलिथ, जो भी मोड़दार पर्वत होते हैं, इस तरीके से मोड़दार पर्वत के उठान और उसके ढलान में मैग्मा के जमाव से जो निर्मित आकृति होती है उसको कहा जाता है फैकोलिथ कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए बाद में बात करते हैं कि सील क्या होता है। लावा का क्षैतिज जमाव सील होता है और इसकी पतली परत को सीट कहा जाता है। और इसके बाद में डाइक, लावा का लंबवत जमाव को डाइक कहा जाता है और इसका जो छोटा आकार होता है उसको स्टैक कहा जाता है। तो यहाँ देखिए समझ लीजिए लावा का जो क्षैतिज जमाव होता है उसको सील कहा जाता है और इसकी जो पतली परत होती है उसको सीट कहा जाता है, इसकी पतली परत को सीट कहा जाता है। उसके बाद में लावा का जो लंबवत जमाव होता है उसको डाइक कहा जाता है और इसके छोटे आकार को स्टैक कहा जाता है। फिर देखिए बाद में थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग यहाँ सिंडर का। जब लावा ठंडा होकर छोटे टुकड़े का रूप लेता है, यदि मान लीजिए यहाँ पे लावा ये बाहर निकल रहा है, ये ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों का रूप लेता है तो उसको सिंडर कहते हैं। और सिंडर से ही सिंडर कोन का निर्माण होता है तो इसको कहा जाएगा आपका सिंडर कोन कहा जाएगा। फिर इसके बाद में ज्वालामुखी शंकु का, अब देखिए जो आपका लावा जब छोटे छोटे टुकड़ों का आकार लेता है उसे सिंडर कहते हैं। ढेर सारे सिंडर मिलकर सिंडर कोन का निर्माण करते हैं। तो ज्वालामुखी का जो शंकु होता है उसके मुंह को ही क्रेटर कहा जाता है। और पहले बात कर चुका हूं मैं, क्रेटर में यदि पानी भर जाता है तो उससे क्रेटर झील का निर्माण होता है। भारत की एकमात्र ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा निर्मित झील लोनार झील है जो महाराष्ट्र में अवस्थित है, जिसे क्रेटर झील कहा जाता है। फिर देखिए बाद में बात करते हैं कि जब ज्वालामुखी से जल एवं वाष्प अधिक ऊंचाई तक निकलता है तो उसे गेसर कहा जाता है। और ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक जिसमें गैस और वाष्प निकलती है उसे धुआरे कहा जाता है। 10 धुआरे की घाटी कटमई पर्वत अलास्का यूएसए है। यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो देखिए जो आपका ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया का अंतिम प्रतीक को धुआरा कहा जाता है। और जो आपका धुआरा होता है इसमें जलवाष्प एवं गैसें निकलती हैं, जलवाष्प निकलता है। और इसके बाद में 10,000 धुआरों की घाटी, 10,000 धुआरों की घाटी कटमई पर्वत अलास्का
यूएसए में अवस्थित है। फिर देखिए बाद में हम लोग बात करते हैं कि ज्वालामुखी। अभी हम लोग ज्वालामुखी के रूप में ज्वालामुखी के विषय में संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। अब देखिए उनका रूप मतलब ज्वालामुखी जैसे उद्गार होता है जब पृथ्वी के अंदर का जो लावा बाहर आता है भूपर्पटी में किसी छिद्र के द्वारा, तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अब ये लावा मतलब किस किस अवस्था में आता है, जैसे यदि हर रोज आता रहे मतलब वो सक्रिय रहे, लगातार आने की प्रक्रिया रहे तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। और इसके बाद में यदि मान लीजिए वो एक बार लावा निकला फिर इसके बाद में कई वर्षों के बाद निकल रहा है तो उसको कहा जाता है सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। फिर इसके बाद में एक होता है आपका उसमें ऐतिहासिक काल से कोई भी उद्गार नहीं होता है तो उसको मृत या शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो इस तरीके से ज्वालामुखी का वर्गीकरण सक्रियता के आधार पर 3 भागों में किया गया है। पहला हम लोग भाग करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें लगातार उद्गार होता है। जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है उसमें लगातार उद्गार होता है। और इसके बाद में देखिए विश्व का आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर पड़ता है आपका साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एकांका गुआ नाम है। और इसके बाद में इक्वाडोर का जो राजधानी है उसकी राजधानी है क्वेटो है। देखिए जहाँ पे भी देश मिलता है मैं ज़्यादातर उसको राजधानी जो है कि आपको बताता हूँ। अभी मैं पिछले वीडियो में पूछा था ओमान की राजधानी क्या है, तो ओमान की राजधानी आपका मस्कट है। अभी आएगा अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो मैं जैसे पूछ रहा हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। लेकिन किसी ने भी राजधानी का मतलब मैं कमेंट नहीं किया है तो आप लोग ऐसा मत करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इसके बाद में वीडियो के संबंध में आप अपना हमें सुझाव दे सकते हैं। फिर देखिए बाद में बात करते हैं कि 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो आपका क्रेटर क्या होता है, तो ज्वालामुखी का जो शंकु होता है उसका जो मुख होता है उसको क्रेटर कहा जाता है। और इसके बाद में पूछा जाता है आपसे क्रेटर झील कौन सी झील है, तो लोनार झील, भारत की लोनार झील जो महाराष्ट्र में अवस्थित है उसे क्रेटर झील कहा जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो मुंबई है। और इसके बाद में बात करते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, मतलब जब ये ज्वालामुखी मतलब स्ट्राम्बोली जब ज्वालामुखी आता है तो पूरा जो भूमध्य सागर है वो पूरा प्रकाशमय हो जाता है, इसलिए स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। जो इटली आपका यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और इटली की राजधानी रोम है। तो जो स्ट्राम्बोली है वो आपका इटली के लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। फिर बाद में बात करते हैं कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो किलायू है, वो आपका हवाई द्वीप यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर जिसकी राजधानी क्वेटो है जो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। इसके बाद में भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली जो इटली के लिपारी द्वीप पर अवस्थित है और इटली की राजधानी रोम है और जो यूरोप में अवस्थित है। फिर बाद में बात करते हैं विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायू जो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है उसके हवाई द्वीप पर अवस्थित है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए ये आपका है कोटोपैक्सी, ये आपका है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में अवस्थित है। फिर बाद में बात करते हैं ये आपका भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो स्ट्राम्बोली है जो इटली के लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि एटना भी सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप पर है। और इसके बाद में अंटार्कटिका महाद्वीप का, अंटार्कटिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। तो मैं महाद्वीपों का भी एक वीडियो बनाया हूँ, उनकी सर्वोच्च चोटी का भी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपसे यदि पूछा जाता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो उसका नाम है माउंट एरबुस जिसे कहा जाता है इरेबस कहा जाता है। और यदि पूछ लिया जाए अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका विंसन मैसिफ है। फिर बाद में बात करते हैं कि बैरन आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो दक्षिण एशिया
भारत दक्षिण एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप में अवस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश हैं। तो इसका भी मैं भारत के भूगोल का समान परिचय के एक वीडियो बनाया हूँ, तो उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा। मैं संपूर्ण जानकारी दिया हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपसे यदि पूछा जाएगा कि दक्षिण एशिया या भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो उसका नाम है बैरन, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे आपका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत का अवस्थित है, जिसका नाम है बैरन। अब देखिए, बाद में बात करते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी की जो संख्या है लगभग 500 के आसपास में विश्व में कुल सक्रिय ज्वालामुखी हैं। फिर हम लोग बात करते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी को इंग्लिश में कहा जाता है एक्टिव वोल्केनो। इसके बाद में बात करते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी को कहा जाता है डोरमेंट वोल्केनो। तो सुषुप्त ज्वालामुखी एक ऐसा ज्वालामुखी जिसमें कई वर्षों से उद्गार नहीं हुआ हो, लेकिन कभी भी विस्फोट हो सकता है। मतलब इसमें उद्गार तो कई वर्षों से नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में विस्फोट हो सकता है। फिर इसमें देखिए, सुषुप्त ज्वालामुखी में बात करते हैं, एक होता है फ्यूजियामा, जो जापान में पड़ता है। जापान आपका एशिया महाद्वीप में है। जापान की राजधानी है टोक्यो। और इसके बाद में बात करते हैं विसुवियस, जो आपका इटली में है। इटली की राजधानी में बताया हूँ रोम है, जो नेपल्स की खाड़ी में स्थित है। इटली में ही आपका विश्व का आप कह देंगे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, जिसका नाम है स्ट्राम्बोली, वो इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। और एटना ज्वालामुखी एक है सक्रिय ज्वालामुखी, जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। यहाँ पे आपका विसुवियस, ये देखिए सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो इटली के नेपल्स की खाड़ी में है। तो इटली वाला तीनों याद कर लीजिएगा, स्ट्राम्बोली और इसके बाद में एटना और विसुवियस। स्ट्राम्बोली और एटना तो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और इसके बाद में जो विसुवियस है वो आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है। फिर बाद में बात करते हैं कि नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार में अवस्थित है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी है आपका पोर्ट ब्लेयर। फिर अब देखिए, बाद में बात करते हैं तीसरा और आखिरी ज्वालामुखी, इसको कहा जाता है मृत या शांत ज्वालामुखी। इसको कह देंगे डेड आर एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो ऐसे ज्वालामुखी जिसमें कई वर्षों से, या कह देंगे जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई भी उद्गार नहीं हुआ हो और ना ही आने वाले समय में उद्गार होने की संभावना हो, तो ऐसे ज्वालामुखी को कहा जाता है आपका मृत एंड शांत ज्वालामुखी। अब देखिए, इसमें बात करते हैं कि आपका माउंट किलिमंजारो, जो माउंट किलिमंजारो है, जो आपका तंजानिया में अवस्थित है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का कह लेंगे, ये आपका मृत ज्वालामुखी है। और इसके बाद में यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, माउंट किलिमंजारो देखिए एकमात्र नहीं है, अफ्रीका महाद्वीप में और भी आपके ज्वालामुखी हैं। तो यहाँ जो माउंट किलिमंजारो है, ये अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम भी है माउंट किलिमंजारो। और जो माउंट किलिमंजारो है वो आपका मृत और शांत ज्वालामुखी भी है। और इसके बाद में बात करते हैं कि एकांकागुआ आपका दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी भी है, और इसके बाद में ये एक प्रकार की आपका शांत ज्वालामुखी भी है। फिर बाद में बात करते हैं देवबंद एवं कोह सुल्तान आपका ये पड़ता है ईरान में। ईरान की राजधानी तेहरान। आप लोग तंजानिया की राजधानी का कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब देखिए, बाद में बात करते हैं, फिर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी ज्वालामुखी जब निकलता है, तो इसमें जो लावा निकलेगा, तो लावा जब छोटे छोटे टुकड़ों का रूप लेता है तो इसको कहा जाता है सिंडर कहा जाता है। और जब यही शंकु का आकार ले लेता है तो इसको कहा जाता है सिंडर कोन कहते हैं। और इसके बाद में जो आपका ज्वालामुखी शंकु होता है, उसके छिद्र को, ज्वालामुखी शंकु का जो मुंह होता है उसको क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर के द्वारा क्रेटर झील का निर्माण होता है। जब इसमें पानी भर जाता है, तब भारत की लोनार झील एक प्रकार की क्रेटर झील है। अब देखिए, नोट्स पॉइंट है, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी एशिया एवं अमेरिका महाद्वीप के तट पर है। अमेरिका महाद्वीप का मतलब दोनों हो जाएंगे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो पूछा जाएगा आपसे, विश्व का कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप, या कह लेंगे कि विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। वहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। फिर इसके बाद बात करते हैं ज्वालामुखी मेखला। मेखला का मतलब एक तरीके से पट्टी नुमा, आपका चारों तरफ
फैली हुई आकृति होती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ज्वालामुखी मेखला। इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है परिप्रशांत महासागरीय पेटी, इसी को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है क्योंकि विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है इसकी अवस्थिति इंडोनेशिया से उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित है। फिर बाद में बात करते हैं दूसरी मेखला, तो इसका नाम है मध्य पेटी, जो आपका यूरेशियन, अफ्रीका और इंडियन प्लेटों के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा है आपका मध्य अटलांटिक पेटी और इसके बाद में चौथा हो जाता है अंतरा प्लेटी ज्वालामुखी। और यहाँ पे देखिए सबसे जो चारों में सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी को विश्व का रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 75% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसकी अवस्थिति इंडोनेशिया से उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित है। तो इस तरीके से आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग देखिए जो आपका दक्षिण अफ्रीका में तंजानिया है, तंजानिया का आप लोग राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और यदि आपका और भी कोई सुझाव है वीडियो के संबंध में तो आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी तो आप लोग उसको लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्त से भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जय हिंद।